हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे और मौर्य वंश में लास्ट वीडियो में हमने अशोक के बारे में देखा था कि अशोक के बारे में जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में अशोक के शिलालेख और इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया था, अब हम नेक्स्ट इसी वीडियो को या फिर इसी इतिहास के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो जिस प्रकार से 232 बीसी में जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश जो है अपने पतन की ओर चल देता है। मौर्य वंश अपने पतन के पीछे के कारण अशोक के द्वारा किए गए कार्य ही थे। जैसे उनमें से बौद्ध धर्म, जिसका के प्रचार प्रसार अशोक ने बहुत तेजी से किया था, उसी के चलते हिंदू धर्म जो था वह थोड़ा सा नीचे पड़ गया था। तो चलो वहीं शुरू करते हैं। तो अशोक के बाद के जो शासक हुए वह इतने शक्तिशाली नहीं हुए और मौर्य काल जो था या फिर मौर्य वंश जो था वह अपने पतन की ओर चल देता है, जिसके बारे में हमें अंतिम जानकारी मिलती है एक शासक बृहद्रथ के बारे में। तो बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है और यही इस पर राज करता है 187 बीसी से लेकर 184 बीसी तक। तो बृहद्रथ अपने शासन कर रहा होता है और बृहद्रथ का एक सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो था बृहद्रथ का सेनापति था और बृहद्रथ को युद्ध क्षेत्र में ले जाता है। युद्ध क्षेत्र में जब ले जाता है बृहद्रथ को कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो बहुत बताता है कि देखिए महाराज, आपका शासन जो है, आपके शासन में इतनी बड़ी सेना है, इस प्रकार के लोग हैं, और तो आप अपना सेना का हुनर देखो। तो पुष्यमित्र सिंह क्योंकि सेनापति था और बोलता है कि आज मैं आपको सेना का क्या दिखाऊंगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिलाऊंगा। तो उसको ले जाता है कहाँ? रणभूमि में। और वहीं पर क्या करता है, जब इसकी सेना अपना पराक्रम दिखा रही होती है तो इसी के चलते बृहद्रथ की हत्या करवा देता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो सेना द्वारा ही इसके शासक को कुचलवा देता है। कौन? इसी का खुद का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और यहीं से क्या हो जाता है, मौर्य वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जब मौर्य वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो यह जो पुष्यमित्र शुंग था जिसने हत्या करवाई थी बृहद्रथ की, यह बन जाता है शासक। और पुष्यमित्र शुंग जो था यह था एक ब्राह्मण। तो यहाँ पर आकर अब इसके बाद जो सिलसिले शुरू होंगे वह ब्राह्मण वंशों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना कर देता है और शुंग वंश ही पहला ब्राह्मण वंश था। तो यहां से बृहद्रथ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं कि मौर्य वंश के बाद मतलब मौर्य वंश में ऐसा क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, ऐसी क्या बीमारी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से यह पतन की ओर चला गया। आपने देखा था कि मौर्य वंश ही एक ऐसा वंश था जिसने कि पूरे भारत में अधिकांश, जो आज का भारत है ना, जितना उसका क्षेत्रफल है उससे भी बड़े साम्राज्य पर इसने अपना राज किया था या फिर शासन किया था। क्योंकि हमने देखा था जिस प्रकार से इसमें बड़े बड़े शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अशोक जैसे शासक, बिंदुसार जैसे शासक, लेकिन अंत में यह ऐसा क्यों हुआ कि पतन की ओर गया। तो इसके पीछे के कारणों को हम जानेंगे कि मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ। तो मौर्य वंश के पतन के कारणों में सबसे पहला आता है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। तो हम देखेंगे अशोक के काल में अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वह बुरी तरह से करने लग जाता है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वह कदम पर कदम बढ़ाया जाता है और अपना पूरा प्रचार जो है बौद्ध धर्म का करता है। लेकिन हम ऐसा नहीं देखेंगे कि उसने सिर्फ बौद्ध धर्म का ही प्रचार किया था। अशोक बेशक क्या था, उसके अंदर दोनों धर्मों की या फिर सभी धर्मों को सहिष्णुता की उसके अंदर भावना थी। वह सभी धर्मों को एक रूप से मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार क्योंकि उसने स्वयं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था इसलिए उसका प्रचार ज़्यादा करता है। और अशोक ने क्या किया था, पशु पक्षियों की जो मृत्यु थी या फिर हत्या थी, पशु बलि, उसको भी रोक लगवा दी थी। और अनुष्ठान जो आयोजित किए जाते थे उन पर भी रोक लगवा दी थी। तो बहुत सारे उत्सव जो है अशोक ने बंद करवा दिए थे। अब इन उत्सवों के बंद होने के बाद क्योंकि जो ब्राह्मण जो थे वह पुरोहित होते थे, पुरोहित का काम करते थे ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को उससे मिलती थी दान दक्षिणा। तो ऐसे में होता क्या है, जब अशोक इन सारे कांडों को बंद करवा देता है, कर्म कांडों को, उत्सवों को, पशु बलियों को, तो पूजा या अनुष्ठान के जो कार्यक्रम थे वह कम होने लग जाते हैं और इसी की वजह से जो ब्राह्मण थे उनको कम दान दक्षिणा मिलती है और यही बनती है ब्राह्मणों के प्रतिक्रिया की कारण। इसी वजह से ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया की और आप देखोगे उसके बाद जब मौर्य वंश के छोटे छोटे जो खंडर थे या फिर छोटी छोटी जगह थी जो जीती थी, वहां पर भी ब्राह्मण वंश अपना उदय करना शुरू कर देते हैं। जब मौर्य वंश के शासक कमजोर हो जाते हैं तो छोटी छोटी जगह आप देखोगे बहुत सारे ब्राह्मण वंश आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहीं पर क्या हुआ था, शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, साथ में आप कर्ण वंश देखोगे, सातवाहन वंश देखोगे, तो यह कुछ ब्राह्मण वंश आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो यह भी क्या थी,
मौर्य वंश के एक पतन का कारण था क्या कि बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार करना और बाकी धर्म उसकी वजह से नीचे आ जाते हैं। तो अपने ब्राह्मण धर्म का उत्थान करने के लिए शुंग क्या कर देता है, उसकी मृत्यु करवा देता है। नेक्स्ट कारण मैं बात करूंगा तो वित्तीय संकट। तो मौर्य वंश के पतन का अगला जो कारण था वह था वित्तीय संकट, और मौर्य साम्राज्य जो था उस पर वित्तीय संकट आ गया था क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पास इतनी बड़ी विशाल सेना थी। तो इतनी बड़ी विशाल सेना, हाथी घोड़े, 6 लाख की सेना, पैदल सेना, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, तो इसका रख रखाव करने के लिए इनको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती थी। तो जब बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती थी तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इनका शासन पूरे जो पूरा साम्राज्य था भारत से भी बड़े पर था, तो वहां से राजस्व जो है वसूल लिया जाता था। लेकिन बाद में जब ये मौर्य साम्राज्य का कम होने लग जाते हैं इसके शासकों की शक्तियां, तो कुछ छोटे छोटे राज्य जो हैं स्वतंत्र होने लग जाते हैं। उसकी वजह से इनके पास जो राजस्व आता है वह भी कम हो जाता है। साथ ही अशोक के काल में आप देखोगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार या फिर बौद्ध भिक्षुओं को इतनी दान दक्षिणा दी जाती थी जिसकी वजह से मौर्य वंश के ऊपर एक वित्तीय संकट जो था वो पैदा हो गया था। तो वित्तीय संकट पैदा हो गया था, यहां तक कि यह भी बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य अपने अंतिम दिनों में जो सोने की मूर्ति वगैरह होती थी उनको भी पिघला पिघला कर अपना रख रखाव या फिर अपना जो कार्य संचालन करने लगे थे। तो ऐसी स्थिति आ गई थी धन की वजह से। तो यह था दूसरा मौर्य वंश के पतन का कारण। और जब धन नहीं होगा तो सेना भी सुचारू रूप से नहीं चलेगी या कोई कामकाज जो है पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो 2 कारण देखे, सबसे पहला ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, दूसरा वित्तीय संकट। तीसरा जो कारण मैं बात करूं तो वह था प्रांतों में दमनकारी शासन। तो मौर्य वंश में आप देखोगे जब स्टार्टिंग ही मौर्य वंश की हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, तो आपने देखा था जब बिंदुसार शासन करने आता है तो बिंदुसार के समय पर ही प्रांतों में दमन होने लगा था। और प्रांतों में दमनकारी शासन जो है, जो वहाँ के राजा थे या फिर अमात्य थे, मंत्री थे, मंत्रियों से वहाँ की जनता दुखी थी। और वह क्या करती थी, जब जनता दुखी थी तो छोटे छोटे विद्रोह जो है वह हो रहे थे। तो आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था कि जब बिंदुसार के समय पश्चिमोत्तर प्रांत में, जब पंजाब प्रांत में इस तरह के दमन उठते हैं या फिर विद्रोह उठते हैं तो उन्हें शांत कराने के लिए खुद अशोक जाते हैं। तो अशोक जो है इसको शांत कराने जाते हैं, तो तभी से दमनकारी शासन हो रहा होता है। लेकिन चूंकि अशोक जो था, अशोक ने अपना जो जीवन था ज़्यादातर धर्म प्रचारों में बिता दिया, तो धर्म के उत्थान के लिए वह काम करता रहा और वहाँ के जो मंत्री थे वह लोगों को सताते रहे। तो आपने देखा था जो कलिंग युद्ध हुआ था, तो कलिंग का जो शिलालेख है, तो कलिंग में जो शिलालेख है उसमें भी लिखा हुआ है कि यह जो मंत्री हैं मैं इनसे दुखी हूं क्योंकि यह जो जनता को सता रहे हैं। और इसने आदेश भी दिया था कि बिना कारण के जनता को ना सताया जाए। तो तीसरा जो बड़ा कारण था वह था दमनकारी शासन। चौथे की मैं बात करूं तो चौथे में था पश्चिमोत्तर प्रांतों में उपेक्षा व चीन की महादीवार। हाँ जी, आप सोचोगे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ कहाँ से आ गई। तो पश्चिमोत्तर प्रांतों में जब शासन जो है मजबूती की तरह से स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य जब आया था तो उसने पश्चिमोत्तर प्रांत को बहुत मजबूत बना दिया था। ऐसा ही अशोक के काल में हुआ था। लेकिन अशोक ने जब युद्ध की नीति छोड़ दी और धर्म की नीति अपना ली तो लगभग 265 साल तो अशोक जो है धर्म के प्रचार में ही लगा रहा। तो ऐसे में वह धर्म के प्रचार में लगा रहा और युद्ध नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पश्चिमोत्तर प्रांत के बाहर के जो शासक थे उनकी नज़र क्या है वहाँ पर पड़ जाती है। तो ऐसे में नज़र पड़ जाती है। और बाद में जब अशोक के बाद क्या होता है, अलग अलग कार छोटे छोटे राजा जो होते हैं और या जो मौर्य वंश इतना शक्तिशाली नहीं रहता है, तो छोटे छोटे साम्राज्य या फिर जो विदेशी यूनानी हुए या फिर हिंद यूनानी में जिन्हें कहूँ, शक, हुण, बहुत सारे आक्रमण जो है होने लगते हैं। तो आपको यहाँ माइंड से सोचना है कि इस समय पे स्थितियाँ क्या चल रही थी। हालांकि यहाँ मौर्य जो मगध था उसमें मौर्य वंश का शासन ही चल रहा था, लेकिन राजा कैसे हो गए थे, कमजोर। अब राजा कमजोर हो गए थे तो जैसे आपने देखा था कलिंग जो है, अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग जो है धीरे धीरे स्वतंत्र होने लग गया था। जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वह भी खुद की शक्ति अपनी विकसित कर रहे थे और वह भी स्वतंत्र होने लग गए थे। तो अब राजाओं में आपस में फूट पड़ी, तो जिसकी वजह से जो विदेशी थे वहां से आक्रमण यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो अशोक के शासनकाल से बाद में ही विदेशी आक्रमण जो है उनका भी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो 200 BC से ही विदेशी आक्रमणों का सिलसिला शुरू जो है हो जाता है। इसी के चलते हम देखेंगे कि जो सीथियन थे, तो सीथियन चीन और भारत दोनों के लिए बड़ी बीमारी बने हुए थे। तो सीथियन जो जनजाति थी वह बीमारी बनी हुई थी किसके लिए, या फिर दुविधा का कारण बनी हुई थी चीन और भारत के लिए। तो ऐसे में क्या करता है, जो चीन का शासक था शी हुआंग टी,
तो सी हुआंगटी जो चीन का शासक था वह क्या करता, उसका ध्यान जाता है कि मुझे इन सीथियनों की गतिविधियों से कैसे बचना है, तो वह निर्माण कराता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। हालांकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है बाद में, बहुत बाद में जाकर बनी है, उसका जो विकास है पूरी तरह से बहुत बाद में हुआ, लेकिन उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण जो है पहले ही शुरू करा दिया था। किससे बचने के लिए? बाहरी ताकतों से बचने के लिए। ऐसा काम अशोक नहीं कर पाता है, क्योंकि अशोक का ध्यान किस में था? अशोक का ध्यान तो उसी में चल रहा था सारा कुछ, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो यह जो बड़ा कारण था, उसकी वजह से जो सीथियन थे, अब वो चीन की दीवार बन गई, तो वो चीन में एंटर नहीं कर पाए। और उसने क्या किया, जो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पे जनजातियां थी, जैसे हिंद यूनानी, शक, हुण, तो शकों तक के लिए अब जब वो सीथियन उधर की तरफ आते हैं, अफगानिस्तान की तरफ, तो यहाँ के जो अफगानिस्तान वाले इलाके में ये शक और ये जनजातियां रहती थी, इनका पलायन भारत की तरफ हो जाता है। हम देखेंगे कि यहाँ से भी क्या है, विदेशी आक्रमण शुरू होते हैं, और शकों के आक्रमण, सबसे पहले हिंदी यूनानी आक्रमण होते हैं, फिर शक जो है आक्रमण करते हैं। तो यह सब कारण बनते हैं किसके? मौर्य काल के वंश के पतन का। तो उम्मीद करता हूं मौर्य वंश के पतन के कारण आपको बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। तो यहां पर आकर मौर्य वंश जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का साम्राज्य में किस प्रकार से उनका शासन चलता था, या फिर उनकी सामाजिक स्थितियां क्या थीं, गुप्तचर थे तो क्या थे, उनके प्रशासन में चलाने में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। तो इसी के क्रम में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मौर्यकालीन प्रशासन। तो मौर्यकालीन प्रशासन जो था, क्योंकि इतनी बड़ा विशाल प्रशासन, या फिर मैं कहूँ तो आज के भारत से भी बड़ा जो है उसका क्षेत्र हो गया था, किसका? मौर्यों का। तो उनका प्रशासन इतने बड़े क्षेत्र पर किस प्रकार से चलता था, तो वह भी आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, या फिर मैं कहूँ तो देश है, फिर उसमें छोटे छोटे राज्य बसे हुए हैं, राज्यों में जनपद हैं, जनपदों में भी तहसील हैं, फिर गाँव हैं। तो इसी प्रकार की कुछ स्थिति जो थे मौर्य वंश में थी। तो मौर्यकालीन प्रशासन में भी इसी प्रकार की जो स्थिति थी। और जिस प्रकार से आज राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होते हैं और छोटे मोटे विधायक होते हैं, तो उसी प्रकार से वहां भी मंत्रियों के द्वारा ही शासन प्रणाली जो है चलती थी। तो जिसका कि सबसे हेड, जिस प्रकार से भारत का हेड जो है राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से इन सब मामलों का हेड जो होता था मौर्यकाल में, वह होता था राजा। तो राजा जो है हेड होता था किस चीज का? प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य प्रमुख। तो सभी जो पावर्स थी वो राजा के अंडर थी, और राजा इन पावर्स के लिए या फिर अपने प्रशासन चलाने के लिए मंत्रियों की सहायता लेता था, जैसे कि आज के दौर में होता है। तो इन्हीं मंत्रियों की सहायता से राजा जो है अपना राज करता था। और इन्हीं मंत्रियों को कहा गया है इसमें तीर्थ। तो तीर्थ क्या थे? तीर्थ थे अधिकारी और अमात्य थे मंत्री। तो अमात्यों और तीर्थों की हेल्प से, सहायता से जो राजा था मगध पर साम्राज्य करता था मौर्य वंश में। तो राजा जो था वह सबसे सर्वेसर्वा होता था, और जो इसकी मौर्यकालीन प्रशासन था वह केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। इसके बाद जो आते हैं वह आते हैं मंत्री, अमात्यों की सहायता से, और तीर्थ बोला गया है शीर्षरथ अधिकारियों को। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मौर्य काल में शीर्षरथ अधिकारी थे उनको क्या कहा गया है, तो उनको कहा गया है तीर्थ। तो ऐसा बताया जाता है कि कुल मौर्य काल में 18 तीर्थ थे, मतलब 18 अधिकारी थे। जिस प्रकार से आप देखोगे आजकल जैसे वित्त मंत्री होता है, या फिर रेलवे मिनिस्टर होता है, तो इसी प्रकार से अलग अलग मंत्री मौर्यकालीन प्रशासन में भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार के 18 मंत्रियों का जो है विवरण आया है, जिनको हम तीर्थ कहते हैं। चलो इन सब 18 मंत्रियों में से जो इंपॉर्टेंट है उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री या फिर पुरोहित की। तो प्रधानमंत्री या पुरोहित जो था, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था मौर्य प्रशासन में। तो मौर्यकालीन प्रशासन में प्रधानमंत्री या फिर जो प्रधानमंत्री जो होता था या पुरोहित जो होता था वह सबसे मुख्य अधिकारी होता था, और इसी की सलाह से जो है राजा काम करता था। हालांकि महत्वपूर्ण जो सारे फैसले थे, अंतिम फैसला राजा का ही होता था। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश में जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है गणानंद को मारकर, तो उसकी गणानंद की मृत्यु किसकी सहायता से की थी उसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो वह की थी चाणक्य की सहायता से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो प्रधान या फिर पुरोहित या प्रधानमंत्री का कार्य जो है वह चाणक्य किया करता था। तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, चाणक्य जो है प्रधानमंत्री किसके समय पे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार जो थे उनका जो प्रधानमंत्री था वह खल्लाटक था। तो खल्लाटक चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर चाणक्य, बिंदुसार के समय पर खल्लाटक, और उसके बाद आते हैं अशोक। तो अशोक के समय पर एक राधागुप्त नाम का व्यक्ति जो था वह पुरोहित का काम किया करता था। नेक्स्ट अधिकारियों में मैं बात करूं
तो वह होता है समाहर्ता। तो समाहर्ता जो था वह राजस्व विभाग का प्रमुख था, यही आय व्यय का ब्यौरा रखता था। तो राजस्व विभाग के प्रथम जो प्रधान था, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री, उसको कहते थे हम सन्निधाता। तो सन्निधाता और समाहर्ता दो में यहाँ आप देखोगे इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो समाहर्ता था वह था राजस्व विभाग का प्रमुख, यही आय व्यय का ब्यौरा रखता था। और इसका जो तुलना है आज के समय पे हम कर सकते हैं वित्त मंत्री से। लेकिन अगर मैं बात करूं सन्निधाता की, तो सन्निधाता जो था वह एक तरह से बैंक का काम करता था और यह था मौर्य काल में कोषाध्यक्ष। तो सन्निधाता कोषाध्यक्ष था और समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ये जो दोनों हैं समाहर्ता और सन्निधाता, यह एक तरह से जो है महत्वपूर्ण कार्य करते थे, इसलिए इनको मौर्य काल में 48,000 पण जो है सैलरी के रूप में दिए जाते थे। तो 48,000 पण, तो पण यहाँ से आप क्या याद रखोगे? पण याद रखोगे कि पण जो थी वह मौर्यकालीन मुद्रा थी। तो मौर्य काल में जो मुद्रा चलती थी वह पण चलती थी और एक पण होता है लगभग 3/4 तोले चांदी के। तो 48,000 पण जो है समाहर्ता और सन्निधाता को मिलता था और साथ में ही इसको क्या मिलता था? प्रधानमंत्री को। बाकी के जो अधिकारी थे उनको कुल मिलाकर 12,000 पण जो है सैलरी के रूप में दिए जाते थे। नेक्स्ट में अध्यक्ष की बात करूं तो वह होते थे सीता अध्यक्ष। तो नेक्स्ट अधिकारी सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष जो होता था वह था जो राजकीय भूमि थी या फिर राज्य की जो भूमि थी उसका हेड। तो राज्य की भूमि का हेड जो था वह सीता अध्यक्ष होता था। एक बार प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा गया कि सीता भूमि क्या थी? तो सीता भूमि क्या थी? जो राजकीय या फिर जो गवर्नमेंट की भूमि होती है उसी को सीता भूमि कहा जाता है और उसका अध्यक्ष जो है उसको क्या कहते हैं? सीता अध्यक्ष। जैसे अब नेक्स्ट में बात करूं हस्ताध्यक्ष। तो हस्ताध्यक्ष हाथियों के प्रमुख, तो हाथियों के ग्रुप का जो प्रमुख होता था वह हस्ताध्यक्ष होता था। अश्वाध्यक्ष घोड़ों के हेड, जो घोड़ों का जो ग्रुप था या दल था उसका हेड अश्वाध्यक्ष होता था। यहाँ से आप याद रख सकते हो इजीली, हस्त मतलब हाथी, अश्व मतलब घोड़ा। एक होता था अक्षपटलाध्यक्ष। तो अक्षपटलाध्यक्ष जो था वह मौर्य काल में महालेखाकार हुआ करता था। नेक्स्ट में बात करूं तो वह था एक सेनापति। तो सेनापति, हस्ताध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सन्निधाता, समाहर्ता और प्रधानमंत्री। एक और था उसको बोलते हैं महामात्य सर्प। तो महामात्य सर्प जो था यह था गुप्तचर विभाग का हेड। तो आपने देखा था कि मौर्य वंश ही ऐसा वंश था जिसने सर्वप्रथम अपने जो शासन था उसमें गुप्तचरों को रखा था। तो उस गुप्तचर विभाग का जो हेड था वह कहलाता था महामात्य सर्प। आपको याद रख सकते हो, सर्प से, सर्प मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब दिल में कुछ और बाहर कुछ और। तो ऐसे ही होते हैं गुप्तचर। तो यहां से आप इसको भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट में बात करूं मौर्यकालीन साम्राज्य में, तो इसका था सैन्य संगठन। तो मौर्य समाज, जो मौर्य वंश था उसका जो सैन्य संगठन था बहुत ही विशाल और विकसित था। तो इसमें बताया गया है एक पुस्तक में कि 6,000 पैदल सेना थी। किसकी? मौर्य काल में 6,000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 6,000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। तो इतनी बड़ी विशाल सेना मौर्य वंश में थी। मेगास्थनीज के अनुसार उसने बताया है कि यह जो सेना थी, इतनी विशाल सेना थी, उसकी देखरेख करने के लिए 6 प्रकार की समितियां बनाई गई थी। तो 6 प्रकार की समितियां इस सेना का देखरेख करती थी और हर समिति में 5-5 लोग होते थे। तो 6 समिति 5-5 लोग, मतलब 30 सदस्य जो है वह तो किसके ऊपर थे? सेना की ही देखरेख करते थे। तो 6 समितियों द्वारा सेना की देखरेख की जाती थी और हर समिति में 5 मेंबर थे। नेक्स्ट मैं बात करूं अधिकारियों में, तो एक होता है सेनापति। तो सेनापति जो था वो सेना प्रमुख था या फिर सेना विभाग का प्रमुख सेनापति था और यहीं पर साथ में एक होता था नायक। तो नायक भी पूछ लिया जाएगा कि नायक कौन था? तो नायक था जो युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करता था। सेना का हेड सेनापति, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जो सेना का संचालन करता था वह था नायक। अब मैं बात करता हूं मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था, इसके लिए जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें गुप्तचर विभाग को या गुप्तचर को गूढ़ पुरुष के नाम से बताया है। तो गूढ़ पुरुष या फिर गूढ़ पुरुष जो है वह गुप्तचरों के लिए यूज किया गया है चाणक्य की कौटिल्य में। तो मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था भी बड़ी मजबूत थी और यहाँ पर 2 प्रकार की जो गुप्तचर थे वह थे, एक थे संस्था और दूसरे थे भ्रमणशील। तो एक जो संस्था थे या स्टैटिक थे, एक जगह पर रहकर क्या करते थे?
सूचना इकट्ठी करते थे, और दूसरे थे संचार, और इन्हीं को क्या कहते हैं, यह थे भ्रमणशील। तो दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में थी, एक थी संस्था और दूसरी थी संचार। जो संचार थे वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे और राजा तक पहुंचाते थे, लेकिन जो संस्था थी वह थी स्टैटिक, एक ही जगह पर रुककर जानकारी इकट्ठा करती थी। तो इन दोनों में दो प्रकार से विभाजन है, एक संस्था और दूसरा जो थे भ्रमणशील, जिनको दूसरे जो थे वह थे भ्रमणशील। तो यह थी दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था। अब ये दो थे वह भी फर्दर डिवाइडेड थे। तो दो जो फर्दर डिवाइडेड थे, इसमें से संस्था जो थी इसमें 5 प्रकार के लोग थे। जो गुप्तचर व्यवस्था में संस्था जो थी इसमें 5 प्रकार के लोग थे, और जो संचार था या फिर भ्रमणशील गुप्तचर थे वह 4 प्रकार के थे। तो यह जो गुप्तचर थे अलग अलग वेशभूषा में रहते थे, या फिर इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर अलग अलग प्रकार से इनको बांटा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं संस्था में कौन कौन थे। तो जो संस्था थी उसमें अलग अलग भेष में रहते थे, जिसमें से सबसे पहले अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं कि जो विद्यार्थी भेष में रहते थे उनको कहा गया है कापटिक। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, विद्यार्थी का काम होता है पढ़ने का, लेकिन वह क्या है, एक तरह से मुखबिर का काम कर रहा है, तो वह इसके मन में क्या है, कपट है। तो जो विद्यार्थी वेश में जो गुप्तचर रहते थे उनको कहा गया है कापटिक। और साथ में सन्यासी वेश में जो थे वह थे उदास्तिक। तो सन्यासी जो होता है वह एक तरह से उदार होता है, बहुत ही उदार प्रवृत्ति का होता है। कौन? सन्यासी व्यक्ति। तो जो उदास्तिक थे वह सन्यासी वेश में रहते थे। तो विद्यार्थी वेश कापटिक, सन्यासी वेश उदास्तिक। जो किसान वेश में रहते थे उनको गृहपतिक कहा गया था। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्टैटिक गुप्तचरों की। तो किसान वेश में जो रहते थे उनको गृहपतिक कहा गया है। और व्यापारी वेश में वैदेहिक। तो वा से व्यापारी और बा से वैदेहिक। और अंतिम बात करूं तो वह थे तपस्वी वेश में, जिनको कि तापस कहा जाता था। तो तपस्वी वेश में रहने वाले गुप्तचरों के लिए तापस शब्द जो है यूज किया गया है। अब मैं बात करता हूं जो घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे, भ्रमणशील गुप्तचर, संचार, यह 4 प्रकार के थे। जो संस्था थे उसमें 5 प्रकार के थे, और जो भ्रमणशील थे उनमें 4 प्रकार से थे, और एक था सत्री। तो सत्री जो थे यह विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर थे। तो सत्री विशेष सत्री, या फिर इसको याद रखो शत्रु से। तो शत्रु जो होगा तो उस जब शत्रु से आप सामना करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग जो आपकी हार्ड होनी चाहिए। तो विशेष प्रकार से जो प्रशिक्षण प्राप्त थे उनको क्या कहा गया है? सत्री कहा गया है। इसके लिए कौटिल्य ने यह भी कहा है कि जो सत्री टाइप का गुप्तचर है, अर्थशास्त्र अपनी पुस्तक में बताया है कि उसकी फैमिली नहीं होनी चाहिए। तो सत्री विशेष प्रशिक्षण प्राप्त थे। तीक्ष्ण जो थे वह साहसी गुप्तचर थे। तो गुप्तचरों का काम इतना आसान भी नहीं होता है, इसलिए जो तीक्ष्ण थे उन गुप्तचरों को बहुत ही साहसी बताया गया है। नेक्स्ट रसद जो थे यह क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर थे। यह मारपीट, दंगे, फसाद, ये सारी चीजें कर लेते थे। तो रसद क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर थे। और अंतिम में बात करूं परिवाजिका, यह भिक्षुणी वेश में रहती थी, और यह गुप्तचर जो थी मुख्य रूप से महिलाएं थीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बृहद्रथ से लेकर और मौर्य वंश के पतन के क्या क्या कारण थे, साथ में ही जो मौर्यकालीन समाज था उसमें किस प्रकार से शासन चलता था, वह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।